राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर आयोजित वेबिनार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वेब मीडिया के लिए नीति तैयार करने जा रही है, जिससे वेब पोर्टलों के उचित प्रबंधन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया कर्मियों को विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी वे समाज में सम्मान और आदर अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग मीडिया का सम्मान तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि मीडिया उन तक बिना किसी तोड़ मड़ोड़ के सही सूचना पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर वेबिनार के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मीडिया ने हमेशा ही रचनात्मक भूमिका निभाई है और न केवल प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों बल्कि मीडिया की खामियों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि ये केवल मीडिया के सहयोग से ही संभव हो पाया है कि प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों में फंसे 2.5 लाख लोगों को हिमाचल लाने में सफल रही। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रभाव कुछ सालों तक ही रहेंगे और प्रिंट मीडिया भी इसके प्रभावों से जल्द उबर जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वेब मीडिया के लिए नीति तैयार करने जा रही है, जिससे वेब न्यूज पोर्टल के उचित प्रबंध में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सोशल मीडिया का उपयोग बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए तो ये लोगों के व्यवहार परिवर्तन करने और कल्याण में प्रभावशाली साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी वे समाज में सम्मान और आदर अर्जित कर सकते हैं। लोग मीडिया का सम्मान तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि मीडिया उन तक बिना किसी तोड़ मरोड़ के सही सूचना पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर वेबिनार के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मीडिया सबसे पहले तो मैं आप सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे संकट के क्षण में भी हमने आपस में जब हम मिलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस नए दौर में, इस नए संकट में फिर भी आज के इस दिन को इस प्रकार से मनाएं ताकि हम सब लोग महसूस करें कि आज के बदली हुई परिस्थितियों में भी हम सब लोग जो है जुड़ करके बात कर सकते हैं। सत्य है कि एक वायरस जिसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते हैं, उसने पूरे विश्व में एक नहीं अनेक परिस्थितियों को जो है इस प्रकार से बदल करके रख दिया है। ये मात्र पत्रकारिता का ही विषय नहीं, मनुष्य का जीवन का तौर तरीका बदल दिया। मनुष्य का घर के अंदर, घर से बाहर सारी परिस्थितियों में परिवर्तन। दुनिया का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, दुनिया में कोई चीज नहीं है जो इस वायरस की वजह से प्रभावित नहीं हुई है। इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिला है, एक देश में नहीं पूरी दुनिया में मिला है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इससे प्रभावित हुई है, इसमें दुराई नहीं। इस बात को देखते हैं कि इस बदली हुई परिस्थिति में भी आप लोगों ने निर्भीक होकर के अपने जीवन को संकट में डाल करके, जब मालूम है कि ये वायरस है, कहीं भी आपका कांटेक्ट इससे हो सकता है, संक्रमित हो सकते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी कठिन और अलग तरह की परिस्थितियों में जो है पत्रकारिता आवश्यक है। हमको लोगों के समक्ष सारी बातों को ठीक प्रकार से रखना है, इसलिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके उन्होंने काम किया। और इन दिनों में जो ये जो फेस्टिव सीजन है उसमें लोगों की सोशल गैदरिंग्स काफी होने लग पड़ी, ये भी एक कारण है आजकल में जो बढ़ोतरी का। शादियों का दौर हो गया, शादियों में हम कह रहे हैं कि भी शादियों में जाओ, लेकिन शादी में भीड़ मत करो, शादियों में डीजे मत करो, शादी में नाटी मत करो, शादी में धाम मत करो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। वो यही बोलते हैं कि शादी तो पहली एक ही शादी है जी, घर में बोलते हैं। और वैसी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा समाज को सख्ती के साथ हम करें तो वो भी ठीक नहीं होता है। हमने बहुत सख्ती भी करी, हमने बाकी पूरे देश भर में परमिट से आना जाना बंद हो गया। जब अनलॉक का फेज हुआ हमने जारी रखा। हमको होम मिनिस्ट्री में शिकायत की हमारे खिलाफ कि हिमाचल जो है वो जम्मू कश्मीर की तरह बना दिया जहां पर परमिट लगता है। हाँ, लेकिन हमने परमिट इसलिए रखा था कि आने और जाने वाले की कम से कम
हमारे उसकी जो ट्रेसिंग तो हो सके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हमकी मदद मिल जाए, कौन कहां से आया, कहां जा रहा है, कब तक रहेगा, वो इन सारी चीजों को लेकर के। और इस वायरस में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे बेस है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन सारी चीजों को लेकर के हमने करने की कोशिश की। आखिरकार फिर होम मिनिस्ट्री से हमको चिट्ठी आई कि आप, चिट्ठी भी आई और फोन भी आया कि भाई आप छोड़ दीजिए। तो हमने छोड़ दिया है और छोड़ने का परिणाम आपके सामने है। अब उस सारी चीज में आदमी को संतोष कहाँ होगा? हम उनके जीवन की रक्षा के लिए जो भी कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, उनके लिए कर रहे हैं कि हर आदमी जो है इस संक्रमण से बचे, हर व्यक्ति का जीवन इस संकट से बचे। और ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अब तो सर्दी का मौसम में और भी ज्यादा डेडली ये वायरस हो सकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, तो उनके लिए बहुत खतरा ही है। क्योंकि मैं खुद इस दौर में से गुजरा हूं, अगर मुझे कोई भी थोड़ी सी कोई और चीज साथ में होती तो मुझे और भी ज्यादा परेशानी होती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, ना ब्लड, मुझे ना बीपी है, ना शुगर है, ना कुछ और चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वायरस ने जो है बिस्तर पर 15 दिन के लिए लेटने के लिए विवश किया। तो ऐसे में मैं अच्छी तरह से अनुभव कर सकता हूं उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी, जो जहां जो थोड़ा एज्ड हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किलें हुई होंगी। तो स्वाभाविक रूप से जो मीडिया की जो भूमिका इस दौर में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहा है सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जानकारी मैं देख रहा हूं कि फटाफट जब आपका बुलेटिन शुरू होता तो लोग उस बुलेटिन को सुनते हैं, उस बुलेटिन को सुनते ही नहीं, उसके बाद तो अच्छी तरह से ये करते हैं कि भाई कुछ तो हमको ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि आज इतने मामले आए। भाई हमने कहा हमने भी सुन लिया भाई अब हमने भी देख लिया। तो लेकिन उसके बावजूद भी एक सिस्टम जो है वो लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए, जब वो हम अखबार को सब जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक माध्यम रहा है, इसमें दो राय नहीं। चुनौतियां बहुत कठिन हैं, और अभी मैं समझता हूं कि प्रिंट मीडिया को और सारे जो हमारे सोशल सेक्टर हैं, जो इस दौर में से जो गुजरे हैं कठिनाई के दौर में से, सबको अभी तक स्टेबल होने में, सबको ठीक तरह से व्यवस्थित होने में अभी वक्त लगेगा। इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो है बहुत लंबे समय तक के लिए असर छोड़ करके जा रहा है। ये इतना छोटा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दौर आया और चला गया, कोरोना खत्म हो गया। लेकिन कोरोना अगर खत्म भी हुआ तो इसके जो परिणाम जो है वो अभी तक, तो मैं कह सकता हूं कई सालों तक रहेंगे। पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स इसके आदमी के जिंदगी में, आदमी के जिंदगी के साथ तो सामाजिक जीवन में, और सामाजिक जीवन के अतिरिक्त तो जो हमारा इकोनॉमिक सारी जो प्रभावित हुई है, एक्टिविटीज प्रभावित हुई है इकोनॉमी पर, इन सारी चीजों पर जब इकोनॉमी प्रभावित हुई है तो आप मान करके चलिए तो कोई भी चीज ऐसी नहीं रही है देश में, दुनिया में, जो प्रभावित नहीं हुई है। तो प्रभावित स्वाभाविक रूप से हुई है, और खास तौर से इस वायरस की वजह से, क्योंकि जब जाना मुश्किल, आना मुश्किल, खुले में घूमना मुश्किल, तो पत्रकारिता कितनी कठिन हुई होगी इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भी मुश्किल हुई, जिनको खुले में जाने की आदत थी, खूब लोगों से मिलने की आदत थी, अब लोगों को मिलना कितना कठिन हो गया, वो सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक जो परिवर्तन पूरे समाज में आया है, और स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता के इस दौर में भी आया है। यहाँ कुछ मित्रों ने जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूँ वो सुझाव की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। JM शर्मा जी ने कहा कि वेब मीडिया से संबंधित और सोशल मीडिया का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हुई हूँ। ये बात ठीक है कि अपना रोल सब सारी चीजों का है, लेकिन वेब पोर्टल के लिए हमारी पॉलिसी जो है प्रोसेस में है, वो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे तो उसमें उस पॉलिसी के मुताबिक चीजें ठीक तरह से हों, ऐसा प्रयत्न रहेगा। संजीव शर्मा जी ने कहा कि इस सारी चीज में जो ये सर्च जो अभी आया है, तो पहले के और इस सर्च में अंतर यह है कि पहले लोग छोटी सी बात पर गंभीर थे, जो मैं कह रहा था जिस प्रकार से, और अब लापरवाही, कैजुअलनेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो परिणाम इसका यह है कि कम्युनिटी स्प्रेड की तक चीजें चले गई,
और कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जाने की वजह से तो स्वाभाविक रूप से जो डेथ रेट जो है वो भी काफी बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। क्योंकि हम हमेशा इस बात को कहते थे कि बुजुर्ग जो बाहर ना जाएं, बीमार लोग जो है वो भीड़ वाले इलाके में अनावश्यक रूप से ना जाएं। भले वो ना गए हों, लेकिन जो है उस परिवार के बाकी सदस्य स्वच्छंद होकर के जब लोगों के बीच में घूमना शुरू कर दिए, भीड़ वाले इलाके में जाना पसंद कर दिए, धाम में धाम खाना शुरू कर दिया, नाठी में नाठी डालनी शुरू कर दी, तो स्वाभाविक रूप से उनके माध्यम से वो घर तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा परहेज करने की जो जरूरत है, उन सावधानी करने की जरूरत है। और इस दौर में जो संजीव जी ने कहा कि महत्वपूर्ण इस वक्त यह है कि हम इस दौर में से अपने को और अपने समाज को, प्रदेश को कैसे बाहर निकाले, महत्वपूर्ण ये है। सारी चीजें प्रभावित हुई, इसमें दो राय नहीं है। और जो गवर्नमेंट का वर्जन जो है, वर्जन जो है आप कह रहे हैं कि भाई नहीं मिलता, हालांकि हमने मैकेनिज्म डेवलप किया था, उसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं महसूस करता हूं। हमने पिछले कल जो मीटिंग की है उसमें हमने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा है कि आप हर रोज जो है कोविड पर जो है प्रेस नोट के अतिरिक्त जो है अपने आप जो है खुद जो है उसमें जो है वो लोग जो मीडिया को जो है इसका ब्रीफ दें। और ब्रीफ देने के साथ हमने मंत्री को भी इस बात के लिए करे 3-4 दिन के गैप के बाद जो हमने जो एक्टिविटीज की है इस बीच में, तो उन सारी चीजों को लेकर के भी आप लोगों के बीच में अपनी बात कहते रहे। और उसी तरह से निर्भीक होकर के पत्रकारिता ये बहुत आवश्यक है। ऊना के एक पत्रकार का जिक्र आया जिनकी दुखद मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और हम जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी जिस रूप में मदद हो सकती है उसमें। और रविंद्र विधायक जी ने कहा कि रिपोर्टिंग इस वक्त बहुत मुश्किल हुई है। मुश्किल इस वजह से हुई है कि वो घर बैठ करके करनी पड़ रही है और बाहर जाने में वो परिस्थिति नहीं है। और अभी तो खैर अनलॉक फेज में तो बाहर जाकर के किया भी जा रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन था तो उस वक्त घर बैठे जो है वो पत्रकारिता संभव नहीं थी। इसलिए जो भी फीडबैक बाहर से जिस रूप में मिल पाता था उस पर बेस्ड जो है अपनी विश्वसनीयता को एक करते हुए जो है वो खबर बना करके आगे बना करके भेजा जा सकता था। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी, कुफरी, कुल्लू, केलांग, काजा, डलहौजी, जलोड़ी, जोत में बिछी बर्फ की सफेद चादर। नारकंडा, खड़ा पत्थर सहित ऊपरी क्षेत्रों में कई सड़कें बंद, बिजली, पानी और मोबाइल सेवा भी बाधित। 1979 के बाद शिमला शहर में नहीं हुई नवंबर के महीने में बर्फबारी, तो कुफरी में 10 साल बाद हुई है बर्फबारी। केलांग में -3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, 506 डिग्री तापमान में आई गिरावट। 17 नवंबर से प्रदेश में साफ रहेगा मौसम। लगभग 2.5 महीने के सूखे के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपना मिजाज बदला है और प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जबकि मध्यम व निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। शिमला शहर में नवंबर के महीने में 1979 के बाद बर्फबारी नहीं हुई है, जबकि कुफरी में भी लगभग 10 साल बाद नवंबर के महीने में हिमपात हुआ है। प्रदेश के सांगला में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, जबकि शिमला जिला के कुफरी, खड़ा पत्थर, नारकंडा समेत चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 2.5 महीने के अंतराल के बाद प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे किसानों व बागवानों को फायदा होगा। प्रदेश में आज के दिन ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी व बारिश होगी, जबकि कल यानी 17 नवंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है।
लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई और साथ में ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाके थे, यहाँ पर लगभग सभी स्थानों में लाइट टू मॉडरेट बारिश रही और जो ऊपरी इलाके थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति का इलाका, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के ऊपर के इलाके और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के ऊपर के इलाकों में जो है वो स्नोफॉल भी हुआ है। स्नोफॉल जो सबसे ज़्यादा ये सांगला में 25 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, गोंडला और कोठी में भी स्नोफॉल जो 20 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। इवन जो कुफरी है यहाँ पे भी जो स्नोफॉल 4 इंच जो स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। साथ में नारकंडा, जुब्बल और जो खड़ा पत्थर का एरिया है यहाँ पर भी तो स्नोफॉल रहा और बाकी जो इलाके थे वहाँ पे बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कुमारसैन में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में भी जो बारिश है वो 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई और बाकी जो तापमान थे, मिनिमम टेम्परेचर थे, उसमें भी 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। आज जो शिमला का टेम्परेचर है वो 3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल के मुकाबले जो 5 डिग्री कम रहा। कल जो टेम्परेचर था वो 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज 3.6 डिग्री रहा। और साथ में जो कुफरी का तापमान आज जो है 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और सबसे कम तापमान किलोंग का जो -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज शिमला में अगर सिटी में की बात करें तो सिटी में 89 में जो स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद जो है वो स्नोफॉल नहीं हुआ, लेकिन जो कुफरी है, कुफरी में स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और उसमें जो कुफरी में भी जो स्नोफॉल है वो 10 साल में या 15 साल में एक बार स्नोफॉल होता है। तो इस बार जो कुफरी में स्नोफॉल नवंबर के महीने में है, ये लगभग 10 साल के बाद जो है वो स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। अभी जैसे कि जो बारिश हुई है, या स्नोफॉल हुई है, ये काफ़ी लंबे समय के बाद हुई, लगभग 2.5 महीने के बाद जो बारिश हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत की 45 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला राज्य आंका गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत 360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल सुरंग का समर्पण राज्य के लोगों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अनलॉक के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस साल 27 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस उपलक्ष्य पर शिमला में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य के अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। ऊना विधानसभा क्षेत्र में आज एक साथ 45 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से आज का दिन ऊना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक पल है। अगर इन 45 योजनाओं का हम योग करें, जमा करें, तो लगभग ये योग मिला करके 70 करोड़ रुपए की राशि का बनता है। एक साथ, एक दिन, एक जगह 45 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। रविवार रात मंडी शहर के साथ लगते पुलघराट के पास एक पिकअप जीप के अनियंत्रित होकर सुकेती घाट दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बिहार से मंडी मजदूरी करने पहुंचे मजदूरों को क्या मालूम था कि मंडी पहुंचते ही उन्हें काम की जगह मौत मिल जाएगी। बीती रात मंडी शहर के साथ लगते पुलघराट के पास एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सुकेती खड्ड में जा गिरी, जिसमें सवार 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और बीती रात ही बिहार से मंडी पहुंचे थे। दरअसल इन सभी मजदूरों को एक स्थानीय ठेकेदार ने काम करने के लिए यहां बुलाया था और इन मजदूरों ने चक्कर नामक स्थान पर उतरना था, लेकिन ये गलती से मंडी बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से इन्होंने ठेकेदार को फोन किया तो ठेकेदार ने इन्हें लाने के लिए पिकअप जीप भेज दी।
पिकअप जीप पर सवार होकर अभी ये चक्कर की तरफ निकले ही थे कि पुल घराट के पास समीप जीप पुल से नीचे खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और इनके परिजनों को इस बाबत सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने स्थानीय विधायक व मंत्री पर आरोप लगाया है कि वे कांग्रेस के समय स्वीकृत योजनाओं का झूठा श्रेय लिया जा रहा है, जबकि 3 साल इन योजनाओं का काम जानबूझकर रोक रखा था। अगर आरटीआई से ली गई सूचना के मुताबिक इन योजनाओं का धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि विभाग ने करोड़ों खर्च कर दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने स्थानीय विधायक व मंत्री पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के समय स्वीकृत योजनाओं का झूठा श्रेय लिया जा रहा है, जबकि लगभग 3 साल इन योजनाओं का काम जानबूझकर रोका गया। ये बात धर्माणी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। कांग्रेस ने पहले भी इन परियोजनाओं के पक्ष में, जिनमें सड़कें, पेयजल टैंक आदि है, आवाज उठाई थी, जो अब सच साबित हो रही है। इन योजनाओं में कुछ का काम जानबूझकर रोका गया, जिनमें 2 सड़कें प्रमुख है। एक मोहड़ा सुनाली माकड़ा शुक्रखर से जाने वाली सड़क लगभग 7 किलोमीटर और दूसरी पड़ियाल डोरू दधोल कलां पट्टा तक, जो लगभग 7 किलोमीटर स्वीकृत थे। कुछ साल पहले 2018 करलोटी के जनमंच में भी इस सड़क के मुद्दे को उठाया गया था, तो विभाग के आलाधिकारियों ने कार्यों को 10 दिन के भीतर शुरू करने का आश्वासन दिया था, पर वे कार्य आज तक नहीं कर पाए। इन सड़कों की नाबार्ड के तहत स्वीकृति 2017 में मिल गई थी, पर जानबूझकर काम को विधायक के इशारों से रोका गया। आरटीआई से ली गई सूचना जो 28 सितंबर 2020 को ली गई है, इस पर विभाग द्वारा 1,85,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए हैं, पर धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जबकि सड़क का टेंडर कुल 3,51,62,000 रुपए में हुआ था, जबकि दूसरी सड़क का टेंडर विभाग ने 4,18,72,000 रुपए में किया था। उस पर भी 31 मार्च 2020 तक 1,75,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए हैं, पर मौके पर काम लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि विधायक व उसके सहयोगी लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि अब नए सिरे से काम होगा और जो खर्चा पोस्ट किया है एक्शन पीडब्ल्यूडी द्वारा, उस खर्चे के मुताबिक जो मोहड़ा सुनाली माकड़ा गालियां शुक्रखंड सड़क है, जिसके ऊपर 3,58,62,000 रुपये खर्च होना था, तो 31 मार्च 2020 तक इसके ऊपर जो खर्चा दर्शाया है वो है 1,85,16,000 रुपये। तो आरटीआई से सूचना मिल रही है कि धरातल पे अभी काम शुरू नहीं हुआ और खर्चा जो है उसमें 1,85,16,000 रुपये हो चुका है। दूसरी सड़क पे ढोरू मरियाणी दधोल कलां पट्टा दख्यूत की जो सड़क है, इस पे 1,75,00,000 रुपये जो है वो दर्शाया है कि वो 31 मार्च 2020 तक खर्च हो चुका है। इन दोनों के टेंडर हो गए थे। कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम शुरू करने के लिए मशीनरी डिप्लॉय कर दी थी, मटेरियल स्टैक कर दिया था। और करलोटी में जब जनमंच हुआ तो वहाँ पे जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं ये उस जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे, और जब लोगों ने वहाँ पे ये प्रश्न उठाया था तो उन्होंने एक्शन पीडब्ल्यूडी घुमारवीं को कहा कि आप इसका उत्तर दें। तो मंत्री जी के सामने एक्शन पीडब्ल्यूडी ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि जानबूझ करके जो है इन कामों को लटकाया गया, जबकि उसमें लगभग 90% ज़मीन जो थी वो निजी भूमि लोगों ने दान दी है। और अब जो है लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कभी कहते हैं कि पैसा वापस हो गया, अब नए सिरे से हम पैसा स्वीकृत कराएंगे, कभी कहते हैं कि इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। तो अलग अलग सगुफे जो है वो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ जो है वो बोले जा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से आम जनता तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो स्वीकृत काम हैं उन्हीं को हेर फेर करके उनको लटकाया जा रहा है। ऐसी ही हालत जो है दधोल जरोड़ा सड़क की थी, उसको लटकाया गया और फिर उसकी अनाउंसमेंट की गई कि हम उसमें पैसे दे रहे हैं। तो अगर पैसे दिए हैं तो उसकी स्वीकृति कहाँ है? ऐसी ही हालत जो है वो हमारे माकड़ा से गालियाँ की जो सेकंड फेज की DPR थी, दोनों दधोल जरोड़ा की और इस जो माकड़ा गालियाँ की थी, मतलब
उसमें सोलिंग बीरिंग का काम हो चुका था, सिर्फ उसमें मेटलिंग टायरिंग का काम होना था। और अचानक फिर 2.5 साल बाद जब लोगों का प्रेशर बना और मंत्री जी ने भी वहाँ जाके दोबारा घोषणा की कि मैं इसके लिए पैसे की घोषणा करता हूँ। हमने प्रेस के माध्यम से ये पूछा था कि अगर आपने उसमें कोई नई स्वीकृति दिलाई है तो वो लोगों के सामने रखें। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपने पति अर्जुन पुरस्कार विजेता पारुपल्ली कश्यप, जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में भेंट की। राज्यपाल ने हिमाचली परंपरा अनुसार साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप को हिमाचली टोपी शॉल भेंट कर सम्मानित किया और राजभवन का चित्र स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक सुंदर पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ के युवा काफी प्रतिभाशाली हैं और अच्छे खिलाड़ियों के उनमें गुण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि और अधिक सुविधाओं की कमी के कारण कई बार उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ही ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को और उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हों तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल से अनेक खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है और ग्रामीण स्तर तक खेल के लिए अधोसंरचना विकास किया जा रहा है ताकि निचले स्तर से खिलाड़ी उभर सके। दत्तात्रेय ने कहा कि उन जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मदद से हिमाचल प्रदेश में भी खेल अधोसंरचना के लिए संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए खेलों के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और सुविधाएं विकसित हों। इस मौके पर साइना नेहवाल ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हिमाचल प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी खोलने की इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से खिलाड़ी कोचिंग के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग उन्हें उत्तर भारत में ही मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्तरीय खेल के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है और कोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए ताकि परफॉर्मेंस दी जा सके। उन्होंने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पिछड़ जाते हैं। पारुपल्ली कश्यप ने कहा कि बहुत से खिलाड़ी उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण के लिए विदेश जाते हैं, जबकि ये प्रशिक्षण हिमाचल में दिया जा सकता है। यहाँ संभावनाएं काफी हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बैडमिंटन के खेल का प्रश्न है, ये काफी महंगा खेल है और ज्यादातर कोच और सुविधाओं की कमी रहती है। इस दौरान साइना नेहवाल ने राजभवन का अवलोकन भी किया और यहाँ की वास्तुकला की